आज हम लोग देखेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं और उनको भोजन निर्माण के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से अगर हमें भोजन बनाना है, भोजन में अगर मान लीजिए रोटी को ही ले लेते हैं, तो रोटी अगर हमको बनाना है तो उसके लिए गेहूँ, आटा, उसके बाद उसको पानी डाल करके गूँथा जाता है। उसके बाद रोटी बेल करके उसको आग पर सेंकते हैं, तब जा कर के तैयार हो पाती है। उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी भोजन निर्माण के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पौधे भोजन निर्माण में उसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भोजन निर्माण पौधे का कौन सा भाग करता है। जड़ करेगा कि पत्ती करेगा कि उसका तना, फल, फूल कौन करता है। तो जिस प्रकार से हम लोगों में भोजन निर्माण का कार्य लड़कियां करती हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भोजन निर्माण का कार्य पत्तियां करती हैं। तने और जड़ ये सब भोजन का निर्माण नहीं करते हैं और इनको भोजन निर्माण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इनको क्लोरोफिल और फिर सूर्य का प्रकाश। ये अगर 4 चीज़ें हैं तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि इनको पानी कहाँ से मिलता है। जल यानी कि H2O पौधों को कहाँ से मिलता है। तो जल देखिएगा जड़ से। जड़ें क्या करती हैं कि जल को अवशोषित कर लेती हैं। H2O है, इसको जड़ क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। और प्रश्न आता है कि ये जड़ H2O को किस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित करती है। तो परासरण के द्वारा। परासरण या इसको इंग्लिश में ओस्मोसिस कहा जाता है। ओस्मोसिस के द्वारा पेड़ पौधे ये जड़ें जो होती हैं जल को अवशोषित कर लेती हैं। अब देखिए, अवशोषित कर लेने से ही ये जल पत्तियों तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि भोजन निर्माण करने का कार्य पत्तियां करती हैं, इसलिए जल की आवश्यकता यहाँ पर किसको है, पत्तियों को है। तो अब यहाँ से जल किस प्रकार से पत्तियों तक जाए, तो इसके लिए एक ऊतक पाया जाता है, संवहन ऊतक, जिसको जाइलम कहते हैं। जाइलम ऊतक जो होता है, ये जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और पत्तियां जब अपना भोजन बना लेती हैं, देखिए लड़कियां अपना भोजन बनाती हैं तो कभी कभी वो पूरा खा जाती हैं और लोगों के लिए छोड़ती ही नहीं हैं। लेकिन पेड़ पौधों की पत्तियां जो भोजन बनाती हैं वो सिर्फ अपने नहीं खाती हैं, परिवार यानी कि पेड़ चाहे जितना ही बड़ा क्यों न हो, भोजन बनाने का कार्य पत्तियां ही करेंगी। और अपने यानी कि पौधे के हर भाग को वो भोजन पहुंचता है। ठीक है, तो लड़कियां भोजन बना के खा सकती हैं परिवार में। परिवार बड़ा होता है तो कहते नहीं, हम भोजन में नहीं बनाएंगे, अब कौन इतना ज़्यादा बनाएगा, और हम तो शुरू हो जाता है प्रक्रिया अलगी बिलगा होने का। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि पेड़ चाहे जितना ही बड़ा हो और भोजन बनाने का कार्य उसमें पत्तियां ही किया करती हैं। और जो पत्तियां भोजन बना करके तैयार करती हैं, तो एक ऊतक होता है फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक जो होता है, ये पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यही फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को तनों तक लाता है, जड़ तक लाता है, विभिन्न शाखाओं में, फल फूल हर जगह ये देने का कार्य करता है। तो यहाँ से देखिए ये 2 संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम देखिए फूल, याद रखिएगा, फूल फल जो होते हैं ऊपर होते हैं। तो ये पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है। ये जाइलम देखिए, जड़ जो होती है नीचे होती है, जाइलम जड़, तो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है ये जाइलम ऊतक। ठीक है, तो पत्तियों को जड़ के द्वारा जल प्राप्त हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी चीज़ चाहिए, इसको CO2 चाहिए। CO2 कहाँ से मिलेगी इसको हम लोग देखें।
CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसको देखिएगा जो स्थलीय पौधे होते हैं, स्थल पर होते हैं, ये वायुमंडल से ले लेते हैं। वायुमंडल में आप जानते हैं कि 0.03% जो है ये CO2 गैस पाई जाती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस 78% वायुमंडल में, ऑक्सीजन 21% और CO2 गैस 0.03% पाई जाती है। तो स्थलीय पौधे CO2 को वायुमंडल से ले लेते हैं और जलीय पौधे जो होते हैं तो जल में जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका उपयोग ये कर लेते हैं। तो पत्तियों को इस तरह से मिल गया। अब देखिए कि पत्तियों में कौन सी ऐसी चीज़ है या ये CO2 जो जाता है पौधे के अंदर तो वो कहाँ से जाता है, जड़ से जाता है कि तना से जाता है कि पत्तियों से जाता है, तो किस प्रकार से जाता है। तो इसके लिए देखिए पत्तियों में बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं, ऐसे बहुत बारीक बारीक इस प्रकार से छिद्र होते हैं जो हमको नंगी आँखों से नहीं दिखाई दे सकते। इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब हम देखेंगे इसको कई हजार गुना बड़ा करके तब ये हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको अगर जूम कर लिया जाए, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये जूम अगर हम कर लें तो ये छिद्र हमको दिखाई देते हैं। इसको रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र या इसको इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाता है, रंध्र या स्टोमेटा। और रंध्र या स्टोमेटा से ही गैसों का विनिमय होता है। विनिमय का अर्थ क्या, CO2 इसमें हमने कहा कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को पेड़ पौधे क्या करते हैं, लेते हैं, वायुमंडल से ले रहे हैं, और ऑक्सीजन गैस को ये वायुमंडल में रिलीज करते हैं। ये लेते हैं और देते हैं क्या, O2। पेड़ पौधे वायुमंडल से यानी कि अपने श्वसन में ये क्या करते हैं कि CO2 गैस को लेते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन गैस को इसी रंध्र के माध्यम से रिलीज करते हैं। और जो जलवाष्प निकलता है, पानी भी यहीं से देखिएगा निकलता है, H2O, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन। और पौधे का अधिकांश जो जड़ द्वारा अवशोषित पानी होता है, अधिकांश पानी जो होता है इसी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही निकल जाता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में तो बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इनका अधिकांश पानी जो जल होता है इसी के माध्यम से निकल जाता है। तो ये रंध्र या स्टोमेटा होते हैं और इसका काम है गैसों का विनिमय करना। कार्बन डाइऑक्साइड को इसी के माध्यम से ये अंदर जाती है और इसी के माध्यम से ऑक्सीजन वायुमंडल में रिलीज होती है और जलवाष्प जो होता है वो भी इसी रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा पत्तियों से बाहर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए CO2 जल को हमने देख लिया, जल जड़ द्वारा प्राप्त हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से प्राप्त हुई। अब उसके बाद तीसरी जो प्रमुख चीज़ है वो क्लोरोफिल होता है। सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से मिल ही जाएगा, और ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल होता क्या है, क्लोरोफिल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं ये चीज़ देखिए। क्लोरोफिल देखिएगा ये प्रोटीन होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, यह प्रोटीन होता है। और हमने बताया था प्रोटीन वाले चैप्टर में कि प्रोटीन जो होते हैं जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन में देखिएगा
नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, यानी कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन भी होता है। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ मैग्नीशियम होता है, Mg। क्लोरोफिल प्रोटीन है और हमने कहा प्रोटीन जटिल नाइट्रोजन युक्त, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, यहाँ कार्बन है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। और इसके बीच में सबका सरदार कौन है? सबका सरदार मैग्नीशियम होता है। तो यहाँ से देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफिल का मुख्य कंपोनेंट या मुख्य घटक क्या होता है? तो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक धातु होती है, एक मेटल होती है। अगला ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम पत्तियों को जला दें तो कौन सी धातु हमको प्राप्त होगी? तो पत्तियों में चूंकि क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल में का मुख्य घटक मैग्नीशियम है, अगर हम पत्तियों को जला देंगे तो कौन सी धातु मिलेगी? मैग्नीशियम धातु प्राप्त हो जाएगी। अब देखिएगा क्लोरोफिल 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। और यही देखिएगा क्लोरोफिल ए और बी यही हरे होते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी यही हरे होते हैं। तीसरा होता है कैरोटीन। कैरोटीन तीसरा है कैरोटीन, और कैरोटीन जो होता है रेड ऑरेंज होता है। रेड लाल या ऑरेंज, रेड या ऑरेंज होता है। और एक और होता है जैंथोफिल, पीला या ब्राउन होता है। जैंथोफिल इसका कलर क्या होता है? पीला या ब्राउन, भूरा, पीला या भूरा, ब्राउन होता है। ठीक है। क्लोरोफिल देखिएगा हमने कहा पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के उन्हीं कोशिकाओं में होता है जिसमें ये क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन को हमने बताया था कि यह नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। और क्लोरोफिल का जो मुख्य घटक होता है वो मैग्नीशियम होता है। और क्लोरोफिल 4 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी यही हरे रंग के होते हैं, जबकि कैरोटीन ये रेड या ऑरेंज होता है और जैंथोफिल ये पीला या ब्राउन होता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल हो गया। उसके बाद देखिए सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश देखिएगा ये क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के हर रंग को ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो हमारे प्राथमिक रंग हैं, प्राथमिक कलर जो होते हैं, प्राथमिक कलर यहाँ लिख दे रहे हैं, प्राथमिक रंग 3 होते हैं हमारे, लाल, हरा, नीला। लाल, चलिए लाल से ही तीनों लिख दें, लाल, हरा और नीला। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये हरे रंग के प्रकाश में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसके स्थान पर देखिएगा एक नीला, लाल नीला हो गया, लाल नीला और बैगनी, बैगनी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए यहीं से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, जो प्राथमिक कलर होता है लाल, हरा, नीला। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हरा में प्रकाश संश्लेषण ये
नहीं होगा। 3 कलर में सिर्फ होता है, लाल में होगा, नीला में और बैगनी में। लाल रंग में सबसे अधिक, सर्वाधिक, लाल रंग के प्रकाश में क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और बैगनी में जो होता है सबसे कम होता है। बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। तो यहाँ से देखिएगा कई सवाल बन रहे हैं। हमारे प्राथमिक कलर होते हैं लाल, हरा, नीला। हरे में देखिएगा प्रकाश संश्लेषण ये नहीं होगा है, लाल रंग में सर्वाधिक होता है और बैगनी रंग में सबसे कम होता है, नीले में भी होता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद देखिएगा, अब हम इसके समीकरण पर आते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो अभिक्रिया हो रही है ये 2 चरणों में होती है। ठीक है, इसको देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इसको क्या बोलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से जो बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। इसके पहले हम यहाँ पर देख लें, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। देखिएगा यहीं से लोगों को कठिन लगता है, लेकिन आप समझ लीजिए इसको, अभी एकदम आसान लगेगा। ठीक है, ये अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की। CO2 हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, 4 चीज़ों की आवश्यकता है। ठीक, बन क्या रहा है, यही भोजन है। ये कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है यही भोजन है, और ये ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन गैस जो वायुमंडल में निकलती है, रिलीज होती है, तो क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ से आता है, ऑक्सीजन गैस कहाँ से बनी। यहाँ पर भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, O2 है कि नहीं, और यहाँ जल में भी O है, तो CO2, यानी इस ऑक्सीजन से ये वाला ऑक्सीजन निकला है या जल वाले ऑक्सीजन से निकला है। ठीक है, तो ये देखिएगा जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन वायुमंडल में रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वो इसी जल से ही निकलती है। जल का अपघटन होता है तो उससे निकलती है। तो इसको कहा जाता है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीकरण। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने कहा जो ये ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में निकल रही है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑक्सीजन से आई है कि जल के ऑक्सीजन से। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम लोगों के लिए क्या अच्छी नहीं है। वायुमंडल में रहती है ज़्यादा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देती है, ये मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो कुल मिला के ये खतरनाक है। तो कोई और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत अच्छी गैस है, इसको प्राणवायु कहा जाता है। तो अच्छी चीज़ जो होगी अच्छी चीज़ से ही निकलेगी। बदबूदार चीज़ से क्या कोई खुशबूदार चीज़ निकल सकती है, नहीं निकल सकती है। तो हमारा जो ये ऑक्सीजन वायुमंडल में रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, तो जल से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, ये जल से निकल रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए खतरनाक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम कहेंगे कि जल का ऑक्सीकरण हो रहा है। जल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, अगर एक पदार्थ का या एक तत्व का अगर ऑक्सीकरण होता है तो निश्चित रूप से दूसरे का अपचयन होता है। एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑक्सीकरण को पकड़ लिया कि ऑक्सीजन गैस कहाँ से हमारी आई, जल से आई है। ये खराब चीज़ है हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन अच्छी है, तो अच्छी चीज़ अच्छे जल से ही आई है। ठीक है,
तो इस चीज़ को देखिएगा, तो ऑक्सीकरण यानी कि किसका हो रहा है, जल का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि जल से ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसको ऑक्सीकरण कहा गया। और हमने कहा कि किसी भी समीकरण में अगर एक पदार्थ का, एक तत्व का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का निश्चित रूप से अपचयन होगा। तो दूसरा है क्या, एक जल है, दूसरा ये CO2 है, तो CO2 का क्या होगा, CO2 का अपचयन होगा। क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका रिडक्शन कहते हैं अपचयन से। और इससे क्या बनता है, इसका अपचयन हुआ तो ये बना, और ये है क्या, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ यौगिक है, इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, कार्बो मीन होता है कार्बन, हाइड्रेट मीन्स होता है जल H2O, तो यही हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बन का 1, हाइड्रोजन का अनुपात 2, ऑक्सीजन का अनुपात 1 है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हैं कि नहीं, ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है। जब ये 1 है तो ये दुगना है 2 है, और जब ये 6 है तो ये 12 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो वही होता है। इसको डिटेल में अगर समझना होगा तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का वीडियो है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट बना, और इस कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम है, दूसरे शब्द में इसको कहेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट बना या ग्लूकोज बना। अगर विकल्प में देखिएगा दे दे कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज न दे करके दे दे कि ये कार्बनिक पदार्थ, तो इसमें देखिए कार्बन है ना, तो कार्बन है तो इसको कार्बनिक यौगिक भी कहा जा सकता है। तो विकल्प में ग्लूकोज आप पढ़ के गए हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ के गए हैं, विकल्प में दे दे कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो इस तरह से हर तरह से हमको तैयार रहना है कि कैसे कैसे क्या होगा। तो ये अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न हो रही है। एक चीज़ का, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जल का। जल का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना, ऑक्सीजन गैस निकली। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, इसके अपचयन से क्या बना, कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है वह ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, और इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये देखिएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, इस नाते इसको प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है। और ये कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसलिए इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कहा कि 2 चरणों में संपन्न होती है। अब देखिएगा क्लोरोफिल के 2 पार्ट होते हैं। क्लोरोफिल के 2 भाग होते हैं। एक भाग देखिएगा इस तरह से होता है, प्लेट की तरह। प्लेट नहीं होता है जिस तरह से, प्लेट होते हैं इस तरह से। प्लेट या तस्तरी नुमा जो संरचना होती है इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। पहला है, इसको देखिए 2 भागों 2 चरणों में संपन्न हो रही है। पहले भाग में देखिएगा प्रकाश की उपस्थिति, पहले भाग में सूर्य का प्रकाश यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, और क्लोरोफिल के किस भाग में, ग्रेना वाले भाग में होगी। और इस अभिक्रिया को हिल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था।
इसलिए इसी के नाम पर इस अभिक्रिया को हिल रिएक्शन कहा जाता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन या इसी को हिल अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ये किस में होती है? ग्रेना में होती है। ठीक है, ग्रेना में हुई तो बनता क्या है? ग्रेना में हुई इसी का ये जल अपघटन होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है और एटीपी बनता है ऊर्जा के रूप में। एटीपी बनता है ये ऊर्जा के रूप में, एटीपी और NADPH2। ठीक है, लेकिन एटीपी आप याद रखिए, इतने से आपका काम चल जाएगा। हमने कहा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होती है और प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हिल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, इसको बताया था, इसलिए इसको हिल रिएक्शन कहा जाता है। और इसमें बनता क्या है? लास्ट में एटीपी ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सवाल आता है कि जल जब टूटता है तभी ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो जल को टूटने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो जल को टूटने के लिए एनर्जी सूर्य के प्रकाश से मिलती है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जल अपघटन होता है और जल अपघटन के बाद O2 ये निकलती है, यानी कि ऑक्सीकरण वाला, ऑक्सीडेशन वाला ये चीज़ यहाँ पर हो रहा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन में। और दूसरा देखिएगा इसी का एक भाग होता है, लिक्विड पार्ट होता है इसी में लिक्विड पार्ट होता है और जिसको कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा, और इसको कहा जाता है प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया, डार्क केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए देखिएगा सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यहाँ पर जो एटीपी बना है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊर्जा बनी है वही ऊर्जा यहाँ पर कार्य कर देती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इसमें देखिएगा CO2 के अपचयन से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ठीक है, तो यही बनता है। तो हम समझ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ प्रश्न इससे कैसे निकलेंगे, प्रश्न जो होंगे इससे कैसे निकलेंगे कि यहाँ देखिए जो हमने कहा कि जल के अपघटन के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ये सूर्य से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और पौधों की जड़ें जो अवशोषित करती हैं पानी को, किस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित करती हैं? परासरण के द्वारा। ठीक है, और CO2 पत्तियों में जो आता है, CO2 जो आता है पत्तियों में किस प्रक्रिया के द्वारा आता है? तो विसरण के द्वारा, विसरण या डिफ्यूजन जिसको कहा जाता है, ये विसरण के द्वारा आता है। पौधे का कौन सा भाग पत्तियों ये भोजन का निर्माण करती हैं? तो भोजन का निर्माण करने का कार्य पत्तियां करती हैं। ठीक है, और भोजन जब तैयार हो गया है बन करके, ये कहाँ गया? कार्बोहाइड्रेट जब तैयार हो गया है बन करके, तो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य कौन से ऊतक करेंगे? फ्लोएम ऊतक। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, उसी को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण किसका होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन निकलती है। अपचयन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।